गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नेहा, दिविशा, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं सब? अच्छे हैं? तो कल से तो 3-4 दिन की छुट्टी हो जाएगी आपकी। फिर कब लगेगी क्लास अपनी? 14 को। चलिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, ऑडियो वीडियो एंड स्लाइड क्लियर है? हाँ नितेश, गुड मॉर्निंग बेटा। सब ओके है? बिल्कुल बढ़िया। चलिए, गुड। पिस्टल सभी लोग जल्दी जुड़ ऐड हो जाए करें भाई, ठीक है? आपने पता है कि 7 बजने के बाद 2-3 मिनट बाद हम क्लास शुरू कर देते, ठीक है ना? और टॉपिक क्या है, ये काफी टेक्निकल है। चलिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सौम्या रॉय, गुड मॉर्निंग बेटा। वीरपाल कौर, गुड मॉर्निंग। सुरभि, अतुल प्रजापति, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। रोहित, गुड मॉर्निंग बेटा। सुरभि, नमस्कार। चलिए, लेट अस स्टार्ट। शुरू करें। 2-3 मिनट हो गए और हम शुरू करते हैं। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 3 पॉइंट आपको बता दिए मैंने। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और गैमेटोजेनेसिस। 3 पॉइंट हो गए। अब हम 4th पॉइंट अपन लेंगे, क्या? स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। जो आप ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये 4th पॉइंट अपन लेंगे, ठीक है? oogenesis की जो स्टेजेस हमने स्टडी किया था, oogonia, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, पोलर बॉडी और ओवम, ये oogenesis की स्टेजेस थी, ठीक है? या ओवरी की स्टेजेस हम स्टडी करेंगे, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है? रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस हिमरेजिकम या हिमोरेजिकम भी कह देते हैं आप लोग, कॉर्पस लुटियम और कॉर्पस एल्बिटेंस। ये ओवरी की फॉलिकुलर स्टेजेस है जो हम स्टडी करेंगे, ठीक है? तो हम स्टार्ट करें। ये स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इससे पहले मैंने आपको इजी फॉर्म में समझाने के लिए जो अपन डायग्राम यूज करते हैं वो लेते हैं, ये, ठीक है? चलिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी हम स्टार्ट करते हैं। अब आप तैयार हो जाओ 1 घंटा 10 मिनट के लिए, ठीक है? तो ये देखिए कि कल मैंने आपको बताया था कि ओवरी में सबसे बाहर की तरफ क्या मिलता है, ये जर्मिनल एपिथेलियम मिलता है। ये देखिए, सबसे बाहर की लेयर है ये जर्मिनल एपिथेलियम, कोई oogonia का फॉर्मेशन नहीं करता, ठीक है? एमबीबीएस में पढ़ोगे आप, इसे हम सिंपल एपिथेलियम भी कह सकते हैं, ठीक है? ये बात हुई। तो फिर आपको मैंने बताया कि जर्मिनल एपिथेलियम क्या फॉर्मेशन करती है। तो मैंने आपको बताया ये जर्मिनल एपिथेलियम अंदर की ओर आकर क्या फॉर्म करती है, स्ट्रोमल सेल फॉर्मेशन करती है,
ओवरी के स्ट्रोमा में जो सेल मिलेगी उनको स्ट्रोमल सेल कहेंगे। स्ट्रोमल सेल फॉर्मेशन करती है और ये स्ट्रोमल सेल जब प्राइमरी oocyte के चारों तरफ अरेंज हो जाती है तब इन स्ट्रोमल सेल को हम क्या फॉलिकुलर सेल कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब आप कहोगे सर ये प्राइमरी oocyte क्या है? तो जर्मिनल एपिथेलियम ने स्ट्रोमल सेल फॉर्म कर दिया, ठीक। अब मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो पीजीसी है वो फिटस में बाहर से आती है, यॉर्क सैक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से होती हुई, और ये पीजीसी ओवरी में ऊगोनिया फॉर्म करती है। दोनों ओवरी में जो ऊगोनिया मिलते हैं लगभग 7 मिलियन ऊगोनिया मिलते हैं, और ये ठीक है, और ये सभी ऊगोनिया इनलार्ज होकर प्राइमरी oocyte फॉर्म करते हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ओवरी में कितने प्राइमरी oocyte मिलते हैं? 7 मिलियन प्राइमरी oocyte मिलते हैं। अब इन प्राइमरी oocyte को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके चारों तरफ क्या है कि ये स्ट्रोमल सेल अरेंज हो जाती है। तो जब ये स्ट्रोमल सेल इनके चारों तरफ अरेंज हो जाती है तो इनको हम फॉलिकुलर सेल कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? फॉलिकुलर सेल कहते हैं, बताया था आपको। और ये अंदर की तरफ क्या है? प्राइमरी oocyte है। अब ये फॉलिकुलर सेल और प्राइमरी oocyte को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं, बताया था आपको। तो अब प्राइमोर्डियल फॉलिकल एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितने मिलेंगे? 7 मिलियन। अब ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, ठीक है, ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से प्यूबर्टी तक ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल ही मिलते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज से प्यूबर्टी तक ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल ही मिलते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज पर कितने मिलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल? 7 मिलियन। और प्यूबर्टी पे कितने रह जाते हैं? ये 4 लाख। तो 4 लाख मतलब 4 लाख रह जाते हैं। तो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल डीजेनेरेट होते हैं, इसे फॉलिकुलर एट्रेजिया कहते हैं। जो प्यूबर्टी जो फीमेल में मिलती है वो 11 टू 14 ईयर पर मिलती है ड्यूरिंग अटेनिंग प्यूबर्टी, ठीक है। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या बदल जाता है किसमें? प्राइमरी फॉलिकल में। इसमें बदल जाता है ये प्राइमरी फॉलिकल में। तो ये प्राइमरी फॉलिकल में बदल जाता है। तो प्राइमरी फॉलिकल दोनों ओवरी में कलेक्टिवली कितने मिलते हैं? 1,20,000 टू ये 1,60,000 प्राइमरी फॉलिकल मिलते हैं। कितने? 1,20,000 टू 1,60,000, ठीक है। और ये जो सारे जो प्राइमरी फॉलिकल 1,20,000 टू 1,60,000 मिलते हैं, ये सब जो ये है ये मिनोपोज कब होता है? 50 ईयर पे ये सारे प्राइमरी फॉलिकल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ऊजने से स्टार्ट कहाँ होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, ठीक है, और स्टॉप कब हो जाता है? मेनोपॉज पे। इतनी बात समझ में आई? ये मैंने आपको कल बताया था। अब अपन थोड़ा सा और आगे चले। तो ये पीजीसी माइटोसिस द्वारा ऊगोनिया फॉर्म करते हैं। ऊगोनिया प्राइमरी oocyte मिलते हैं 7 मिलियन ऊगोनिया 25 वीक तक फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो 7 मिलियन ऊगोनिया, ये सारे ऊगोनिया प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte प्लस फॉलिकुलर सेल प्राइमोर्डियल फॉलिकल, 7 मिलियन ही प्राइमोर्डियल फॉलिकल एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलती है। दैट्स ऑल। ये बात होगी। अब अपन देखें यहाँ फिर ये OMIP तो वो oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन है, ऊजनेसिस मियोसिस फर्स्ट रोकता है। ये बात आज नहीं करेंगे, तो ये बात हो चुकी है कल। अब अपन देखें और क्या दिया हुआ है यहाँ। तो ये देखिए ड्यूरिंग अर्ली फिटल डेवलपमेंट पीजीसी माइग्रेट फ्रॉम यॉर्क सैक टू द ओवरी। पता अपने को पीजीसी डिफरेंशिएट विद इन ओवरी इनटू ऊगोनिया। पीजीसी है वही क्या है कि ऊगोनिया फॉर्म करते हैं, पता है अपने को। The primary oocyte is surrounded by a single layer of follicular cell and the entire structure is called primordial follicle, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte जो सिंगल लेयर ऑफ जो फॉलिकुलर सेल से घिरा हुआ है, इस इंटायर स्ट्रक्चर को हम क्या प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है। जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे ट्यूनिक एल्बुजिनिया बता रखा है, पता है आपको। जर्मिनल एपिथेलियम स्ट्रोमा सेल बनाती है, पता है आपको, ठीक है। अब लास्ट लाइन देखें। oogonia diploid stem cell that divided mitotically to produce millions of oogonia।
ओगोनिया डिप्लॉयड सेल है, किसने फॉर्म किया? पीजीसी ने। फिर ओगोनिया रेगुलर माइटोटिक डिवीजन द्वारा मिलियन ऑफ ओगोनिया फॉर्म करता है। ये oogenesis की कौन सी स्टेज है? मल्टीप्लीकेशन फेज, कल बता रखा आपको। तो आई थिंक ये जो स्लाइड है वो क्लियर। चलिए आगे चलते, ये देखिए अब अपन आ जाते हैं आगे। ठीक, अब ये सेकंड जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये क्या है कि बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। ये देखिए, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, ठीक है, और ये ओवरी में क्या है कि ब्लड वेसल्स एंटर करते हुए दिखाया है। तो मैंने बताया था ओवरी क्या है, वेस्कुलर होती है, ठीक है। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल फिर प्राइमरी फॉलिकल में बदलती है। तो प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमोर्डियल फॉलिकल बदलती है, कब बदलती है? आप कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, बर्थ, या एट प्यूबर्टी? आंसर दीजिए आप मेरे को। एट प्यूबर्टी, बिल्कुल वीरपाल कौर, बिल्कुल सही बेटा। एट प्यूबर्टी क्या है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में बदलती है। चलिए अब आप मुझे बताइए, एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्राइमोर्डियल फॉलिकल के नंबर कितने हैं? जल्दी बताओ। एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्राइमोर्डियल फॉलिकल के नंबर 7 मिलियन। प्यूबर्टी पे कितने रह जाते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल के नंबर? प्यूबर्टी पे कितने रह जाते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल के नंबर? 4 लाख। ड्यूरिंग अटेनिंग प्यूबर्टी जो प्राइमरी फॉलिकल है वो ईच ओवरी में कितने रह जाते हैं? सिंगल ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल 60,000 टू 80,000, 60,000 टू 80,000, और कलेक्टिवली वन पेयर ओवरी में कितने हो गए? 1,20,000 टू 1,60,000। इतना हो गया। ये सारे प्राइमरी, अच्छा ये सारे जो प्राइमरी फॉलिकल है कब खत्म हो जाएंगे, डीजनेट हो जाएंगे? कौन सी स्टेज पे? मेनोपॉज पे। मेनोपॉज कितने ईयर पे आती है ह्यूमन में? ह्यूमन में कितना? 50 ईयर, नॉट 45। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है 50 ईयर पे क्या है, मेनोपॉज आती है, ठीक है ये बात। तो देयर इज नो oogenesis एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर मेनोपॉज, ठीक है बिल्कुल। चलिए अब अपन आते हैं कि जो प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, तो ये प्राइमरी फॉलिकल है, तो मैंने आपको बताया कि जो प्यूबर्टी है, ठीक है, वो 11 टू 14 ईयर पे आता है, ठीक है, और ये जो मेनोपॉज है ये अबाउट 50 ईयर पे आता है। तो यहाँ एवरी मंथ क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या है कि जो प्राइमरी फॉलिकल है वो 6 टू 10 प्राइमरी फॉलिकल एंटर करते हैं। कितने प्राइमरी फॉलिकल एंटर करते हैं? 6 टू 10, ठीक है तुल। अब 6 टू 10 प्राइमरी फॉलिकल एंटर करते हैं, तो उससे क्या है कि 1 तो सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, ठीक है, और इससे 1 ही क्या है, टर्सरी फॉलिकल मिल फॉर्मेशन होता है। मैच्योर टर्सरी फॉलिकल को क्या है, ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं। 1 ग्राफिन फॉलिकल मिल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो है 6 टू 10 प्राइमरी फॉलिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर होते हैं, फिर वो 1 सेकेंडरी फॉलिकल बनाते हैं, फिर 1 टर्सरी फॉलिकल है, और 1 क्या है, ग्राफिन फॉलिकल फॉर्मेशन होता है। तो इन्हीं को ये डेवलपिंग फॉलिकल बता रखा है। ये डेवलपिंग फॉलिकल स्टेज बता रखी है क्या? सेकेंडरी टर्सरी और मैच्योर टर्सरी, ठीक है। अब मैच्योर टर्सरी फॉलिकल को हम क्या कहते हैं? मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल या ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं। मैच्योर टर्सरी फॉलिकल को अपन क्या कहते हैं? ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था कि मियोसिस फर्स्ट डिवीजन अरेस्टेड है, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन अरेस्टेड है किसमें? प्राइमरी oocyte में। वो यहाँ इस ग्राफिन फॉलिकल में क्या अरेस्टेड मियोसिस फर्स्ट क्या कंप्लीट होता है। क्यों कंप्लीट होता है? क्योंकि यहाँ हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं प्यूबर्टी पे, जीएनएरएच, एफएसएच
और LH। तो ये जो FSH और LH हार्मोन है, ठीक है, ये क्या है, इसके OMIP के सिक्रेशन को बंद करा देते हैं। कि OMIP कौन सिक्रेट कर रहा है? फॉलिकुलर सेल। इनके सिक्रेशन को बंद करा देते हैं, स्टॉप करा देते हैं। तो अरेस्टेड मियोसिस फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाता है कहाँ? ग्राफियन फॉलिकल में। तो अब ग्राफियन फॉलिकल में हम क्या यूज वर्ड लेते हैं? क्या? ओवम। आपसे पूछे यूज ग्राफियन फॉलिकल में, वर्ड अपन यूज लेंगे क्या? सेकंड यूसाइड यूज लेना चाहिए, ज्यादा सही है। लैंग्वेज की कन्वीनियंस के लिए हम क्या है, ओवम कह देते हैं, पहले मैंने बताया। तो प्राइमोडियल फॉलिकल में प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte, परंतु ग्राफियन फॉलिकल है या मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल है, वहां सेकेंडरी oocyte मिलता है। क्यों मिलता है सेकेंडरी oocyte? क्योंकि इसी ग्राफियन फॉलिकल में क्या है, अरेस्टेड मियोसिस फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। इतनी बात समझ में आई? फिर क्या होता है कि ये ग्राफियन फॉलिकल है, तो मेनेस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में, मतलब 14 डे पे ये ग्राफियन फॉलिकल क्या रप्चर होती है। तो यहां से क्या ये ओवम फ्री होता है। ये एक्चुअली में फ्री क्या हो रहा है? सेकेंडरी oocyte। वही लैंग्वेज की कन्वीनियंस के लिए अपने इसे ओवम कह देते हैं एनसीईआरटी में। ये सेकेंडरी oocyte फ्री होता है। तो अब ये जो यहाँ इसमें मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में यहाँ जो अरेस्टेड मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, तो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी फर्स्ट बनी है। तो यहाँ जो पोलर बॉडी फर्स्ट है वो तो डीजनरेट हो जाती है, किसमें? ओवरी में। और ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है, तो इसमें सेकेंडरी oocyte कहाँ जाती है? ये ओविडक्ट में आ जाती है। तो ये सेकेंडरी oocyte कहाँ आ गई है? ओविडक्ट में आ गई है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब रप्चर होती है, फिर क्या ये कॉर्पस हिमरेजिकम में बदलती है, क्योंकि इसमें पहली बार क्या है, इसके सरफेस पे क्या है, ब्लड कैपिलरी होती हैं, वो रप्चर हो जाती है। उनसे क्या है कि इनके अंदर ब्लड एंटर होता है और ब्लड के क्लॉट फॉर्म हो जाते हैं, इसे कॉर्पस हिमरेजिकम कहते हैं। फिर वो बदल जाती है किसमें? कॉर्पस लूटियम में। वो किसमें बदल जाती है? कॉर्पस लूटियम में। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो तो ये कॉर्पस लूटियम है वो 9 मंथ तक मिलती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो कॉर्पस लूटियम है वो डीजनरेट होकर किसमें बदल जाती है? कॉर्पस एल्बिकस में बदल जाती है। ये यहां तक हुआ। ठीक है। वीरपाल कौर बेटा जो एनसीईआरटी में लिखा ना, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट इन टर्शियरी फॉलिकल, वो मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल होता है। इसे अपन ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल आपको ध्यान। ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में लिखा है जोना पेलुसिडा सेकेंडरी oocyte फॉर्म करती है, जबकि जोना पेलुसिडा क्या है? प्राइमरी oocyte फॉर्म करती है। ये आऊंगा मैं इस पे। ठीक है। ये मैंने आपको अभी स्लाइटली बताया। आपको तो पता है कि सर इजी से धीरे धीरे टफ बताते हैं, तो ये आपको हल्का सा मैंने बताया। ये मतलब यो मान लिया कि इसका एक बार इंट्रोडक्शन दिया, आपको बात समझ में आए कि प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है। और ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस हिमरेजिकम, कॉर्पस लूटियम और कॉर्पस एल्बिकस, इनके बारे में जनरल आउटलाइन मैंने आपको दी। अब हम चलते हैं आगे। अब क्या है कि जो मैंने आपको बताया था कि ये फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल से क्या, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ये फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। इसे फॉलिकुलोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉलिकुलोजेनेसिस। ठीक है। और ये फॉलिकुलर एट्रेजिया आपको पता ही है, लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स के डीजनेट होते हैं कहाँ? प्यूबर्टी तक। और प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक भी क्या ये डीजनेशन कंटिन्यू रहता है। इसे फॉलिकुलर एट्रेजिया कहते हैं। आगे बात करेंगे दोबारा इसकी। चलिए अब अपन ये फॉलिकुलोजेनेसिस ओवरी में स्टडी करते हैं। तो यहाँ क्या है, इंडिविजुअल डायग्राम अपन इनके देखेंगे, जो अभी आपको ये रफ डायग्राम मैंने बताया है। ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। आज यहां तक अपन बात करेंगे। ये लीजिए।
नया एंट्रम कैविटी टर्सरी फॉलिकल में बनती है बेटा, ठीक है। आगे अपन चलते, आगे आएगा ये पोर्शन सारा। चलिए अब आप तैयार हो जाइए। जो ओवरी में अपने स्टेजेस देखी थी, इनकी इंडिविजुअल जो स्टेजेस का डिस्कशन करते हैं अपने, या वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है, मतलब प्राइमोर्डियल फॉलिकल से किस प्रकार ग्राफिन फॉलिकल बनती है, इसको हम फॉलिकुलोजेनेसिस कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, ये देखिए ये क्या है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल है। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या है कि ओवरी में जो ओगोनिया है वो इलार्ज होकर प्राइमरी oocyte बना देते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ फेज। तो ये प्राइमरी oocyte है, ठीक है। अब इस प्राइमरी oocyte के चारों ओर स्ट्रोमल सेल्स क्या है, इसको कवर कर लेती हैं। स्ट्रोमल सेल क्या है, इनको कवर कर लेती। तो स्ट्रोमल सेल इनको चारों ओर से कवर कर लेती है, तो इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमल सेल को फॉलिकुलर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलिकुलर। बात समझ में आई? ये फ्लैट है तो फ्लैटेंड फॉलिकुलर कह दिया, आपको ओनली फॉलिकुलर ध्यान रखना, ठीक। तो फिर मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी oocyte प्लस फॉलिकुलर सेल कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्राइमोर्डियल फॉलिकल, बताया था आपको। ये फॉर्मेशन हो गया, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह ये आपको ध्यान नहीं रखना, इजी रहे बिल्कुल, ठीक। और ये स्ट्रोमल सेल रहे, दो स्ट्रोमल सेल इसे कवर कर लेती है, उसे फॉलिकुलर सेल कहते हैं। और फॉलिकुलर सेल प्लस प्राइमरी oocyte कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्राइमोर्डियल फॉलिकल। इतनी बात हुई। तो सबसे पहले जो फॉलिकुलर स्टेज बनी वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनी। प्राइमोर्डियल फॉलिकल आपको कहे कि कब से कब मिलती है, तो आपको कहोगे एम्ब्रियोनिक स्टेज से प्यूबर्टी तक। आपको कहे प्राइमोर्डियल फॉलिकल एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कितनी मिलती है, तो आप कहोगे 7 मिलियन, बताया था आपको। और बोले एट प्यूबर्टी कितनी मिलती है, तो आप कहोगे 4 लाख। ये दोनों ओवरी का कलेक्टिवली नंबर मैंने आपको बताया। आई थिंक ये क्लियर हो गया। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्लियर? बिल्कुल। चलिए अब अपन चलते आगे। ये लो, ये हम आते हैं अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। यहाँ क्या है, एक अर्ली प्राइमरी फॉलिकल दे दिया है, ठीक है। स्टेज की देने की कोई जरूरत नहीं थी, दे दिया तो अपने भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को तो क्या है, प्राइमरी फॉलिकल देखना है इसके बाद, ठीक। तो अब अपन देखें कि जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं तो वो फ्लैटेंड होते हैं, वो बाद में क्या हो जाते हैं, कॉलमनार शेप हो जाते हैं। कोई नहीं क्वेश्चन आएगा कि शुरू में फ्लैटेंड होते हैं बाद में कॉलमनार, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना। अब क्या है कि मैंने बताया कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये 7 मिलियन होता है और प्यूबर्टी पे 4 लाख है, और ड्यूरिंग अटेनिंग प्यूबर्टी तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं ये कितने रह जाते हैं दोनों ओवरी में। तो मैंने आपको दोनों ओवरी में बताया था ये 1,20,000 टू 1,60,000 प्राइमरी फॉलिकल दोनों ओवरी में मिलते हैं। सिंगल ओवरी में क्या है, ये 60,000 टू 80,000, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आएगा। अर्ली प्राइमरी फॉलिकल नाम से नहीं, प्राइमरी फॉलिकल नाम से, ठीक है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल और अर्ली प्राइमरी फॉलिकल एनसीईआरटी में वर्ड यूज ही नहीं कर रखा। इतनी बात हुई, ये बात यहां तक समझ में आया। अब यहाँ क्या है, एक लेयर फॉर्म होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जोना पेलुसिडा कहां फॉर्म हो रही है, प्राइमरी फॉलिकल में फॉर्म हो रही है, ठीक है। कहां फॉर्म हो रही है, प्राइमरी फॉलिकल में। और जोना पेलुसिडा फॉर्मेशन कौन कर रहा है, फॉर्मेशन बाय प्राइमरी oocyte। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
एनसीईआरटी में दे रखा है कि सेकेंडरी oocyte जोना पेलिसुडा फॉर्म करता है, ये करेक्शन है। प्राइमरी oocyte के जोना पेलिसुडा फॉर्म करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, और ये जोना पेलिसुडा मिल कहाँ रही है? प्राइमरी फॉलिकल में। इतनी बात हुई। अब क्या है कि प्यूबर्टी स्टेज पे जीएनआरएच हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, इसके एवज में एफएसएच और एलएच हार्मोन रिलीज होते हैं। पता ही आपको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये इतना इसमें अपने बात की। और ये मेनोपोज है, यहाँ सारे प्राइमरी फॉलिकल क्या है? डिजनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब अपन आते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ना, ये आपको ध्यान है, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल को आप भूल जाओ। ठीक है, अब प्राइमरी फॉलिकल को आपको ध्यान, ठीक, यही एनसीईआरटी में दे रखा है। तो जो प्राइमोडियल फॉलिकल है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज टू प्यूबर्टी तक मिलता है। अब मैं अर्ली प्राइमरी फॉलिकल को स्किप कर रहा हूं। प्यूबर्टी पे क्या है, ये प्राइमरी फॉलिकल मिलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्यूबर्टी पे क्या है, जीएनएच, एफएसएच, एलएच हार्मोन का क्या है, सीक्रेशन शुरू हो जाता है। तो एफएसएच का नाम ही क्या है, ये रहा, प्यूबर्टी पे जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एफएसएच और एलएच का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। एफएसएच का नाम ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इन प्राइमोडियल फॉलिकल को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? प्राइमरी फॉलिकल में। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल की दो चीजें आप ध्यान रखिए। ये देखिए, प्राइमरी फॉलिकल में दो क्वेश्चन आप ध्यान रखिए प्राइमरी फॉलिकल में। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि वहां देखिए कि मैंने आपको बताया था कि सिंगल फॉलिकुलर सेल्स मिलती, सिंगल फॉलिकुलर सेल की लेयर मिलती। ये देखिए इस डायग्राम में, ये सिंगल फॉलिकुलर सेल की लेयर है। ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल है वो डिवाइड होगी और मल्टी लेयर हो जाएगी। ये फॉलिकुलर सेल है वो डिवाइड होगी और मल्टी लेयर हो जाएगी। ये देखिए, ये फॉलिकुलर सेल क्या है, डिवाइड हुई है और मल्टी लेयर होगी। तो मल्टी लेयर फॉलिकुलर सेल को हम क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसा कहते हैं। मल्टी लेयर फॉलिकुलर सेल को हम क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसा कहते हैं। अब इसको ग्रेनुलोसा कहेंगे, कहीं इनको ग्रेनुलोसा सेल्स कह देते हैं, कहीं ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेना कह देते हैं, अलग अलग नेम लेते हैं। आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, ग्रेनुलोसा। ठीक है, जैसे राजेश को बंटी कह देते हैं, गोलू कह देते हैं, ये सब सिनोनिम्स है। वैसे ही क्या है, ग्रेनुलोसा के अदर सिनोनिम्स वर्ड है, आपको ग्रेनुलोसा ध्यान रखना। अब सब जगह हम ग्रेनुलोसा वर्ड अपन यूज करें। तो एक तो क्या है, ग्रेनुलोसा मिलता है प्राइमरी oocyte में। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ जोना पेलुसिडा। कोई बोले कि जोना पेलुसिडा फॉर्मेशन कब होती है, तो आपको प्राइमरी फॉलिकल में। ठीक है, और ग्रेनुलोसा कब मिलती है, आपको प्राइमरी फॉलिकल में। दो बात हो गया। तीसरा पॉइंट, कितने प्राइमरी फॉलिकल मिलते हैं प्यूबर्टी पे? तो ये तो क्वेश्चन अक्सर आता ही है, 1,20,000 टू 1,60,000 प्राइमरी फॉलिकल। ये लीजिए, ये तीनों क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान। ठीक है, एफएसएच का मतलब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यही क्या प्राइमरी को सेकेंडरी टर्शियरी इनमें कन्वर्ट करेगा। मेनोपॉज पे क्या है, oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि सारे प्राइमरी फॉलिकल क्या है, खत्म हो जाते हैं। पता है आपको? चलिए, इतनी बात हुई। अब क्या है, आगे चले। ये जोना पेलुसिडा है, ठीक है, ये जोना पेलुसिडा क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनाई होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, सेल्स की बनी नहीं होती। तो ये ए सेलुलर होती है। ये कैसी है? ए सेलुलर है। तो थोड़ा सा मैं और बताता हूं आपको। ये देखिए, oocyte है, दिखाई दिया, या हम कह दें oocyte या ओवम। ठीक है, प्लस एग मेम्ब्रेन। ये लीजिए, एग मेम्ब्रेन इज इक्वल टू एग। तो कोई के
एग किसे कहते हैं, अंडा किसे कहते हैं, तो oocyte प्लस एग मेम्ब्रेन को हम क्या है, एग कहते हैं। तो एग मेम्ब्रेन के 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ह्यूमन में 2 ही एग मेम्ब्रेन मिलती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन उसे कहते हैं जिसे oocyte खुद फॉर्म करे। तो जोना पेलुसिडा है, ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन उसे कहते हैं जिसे ओवरी फॉर्म करें। तो ह्यूमन में क्या, कोरोना रेडिएटा क्या है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो अब oocyte प्लस एग मेम्ब्रेन कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, एग कह देते। तो अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो एग मेम्ब्रेन है, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, इनमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि इन दोनों में ए सेलुलर कौन है और सेलुलर कौन। तो ए सेलुलर आप कहोगे जोना पेलुसिडा ए सेलुलर है, क्योंकि ये किसकी बनी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है। ये आपको ध्यान रखना। एग का मतलब समझ गए, oocyte प्लस एग मेम्ब्रेन कॉल्ड एज एग। चलिए आगे, चलिए अब थोड़ा सा अपन और ले कि यहां एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने कि आफ्टर मेनोपॉज हार्मोनल लेवल आर, कि हार्मोन का लेवल क्या रहता है, ठीक है। तो होता क्या है कि इन एफएसएच और एलएच, इन हार्मोन के कारण जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन, कॉर्पस लुटियम वगैरह, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। कैसे सिक्रेशन करती है वो आगे मैं बताऊंगा। तो एक फीमेल में प्यूबर्टी टू मेनोपॉज जीएनएच, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 5 हार्मोन का लेवल मिलता है। अब क्या है, जब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो जीएनएच, एफएसएच, एलएच क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। हार्मोन रेगुलेशन में बताऊंगा मैं आगे। इतनी बात समझ में आई। तो आफ्टर मेनोपॉज क्या है कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल तो सारे डीजनरेट हो गए। तो आफ्टर मेनोपॉज क्या है कि ये सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन, कॉर्पस लुटियम तो मिलेंगे नहीं। तो आफ्टर मेनोपॉज क्या है कि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या होगा, लो मिलेगा। ये देखिए इधर मैंने सिंबल लगा रखा है कि आफ्टर मेनोपॉज हार्मोनल लेवल आर, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन क्या मिलेंगे, लो। और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन क्या है कि जब हाई होते हैं तो नेगेटिव फीडबैक द्वारा एफएसएच, एलएच और जीएनएच को क्या कराते हैं, कम कराते हैं। पर ये तो क्या, लो है, तो ये नेगेटिव फीडबैक देंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं। तो आफ्टर मेनोपॉज क्या है कि जीएनएच, एफएसएच और एलएच, इन तीनों हार्मोन का जो लेवल है वो क्या रहेगा, अप रहेगा, ज्यादा रहेगा। आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार आगे समझाऊंगा मैं, तब आपको समझ में आ जाएगा, अगर 1-2 बच्चों को समझ में नहीं आया, ठीक है। बिल्कुल इजी रहे। चलिए, अब प्राइमरी फॉलिकल हुआ। अब कमेंट बॉक्स में बताइए प्राइमरी फॉलिकल समझ में आया। तो सबसे पहला क्वेश्चन, प्राइमरी फॉलिकल में, ठीक है, कौन सी एग मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है प्राइमरी फॉलिकल में, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा सेलुलर है या सेलुलर, ए सेलुलर, ठीक है। यहां मल्टीलेयर फॉलिकुलर सेल को क्या कहोगे, ग्रेनुलोसा, ठीक है। और ये क्या है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको सभी ये ध्यान रखना है, मैंने यहां आपको बता दिया। अब अपन बात करेंगे किसकी, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल की बात करेंगे तो ये देखिए, ये जो मल्टी लेयर फॉलिकुलर सेल है, इसको ग्रेनुलोसा सेल कह दिया, या हम इसे क्या कह दें, ग्रेनुलोसा। ये लो, हम इसे ग्रेनुलोसा कहेंगे सभी जगह, आपको ये ध्यान रखना। इतनी बात समझ आई। तो अब बोले कि प्राइमरी फॉलिकल से जब सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्मेशन होता है तो एफएसएच हार्मोन इसे करता है, क्योंकि एफएसएच का काम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसने प्राइमरी फॉलिकल को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर दिया। ये लीजिए सेकेंडरी फॉलिकल का डायग्राम है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको ध्यान नहीं रखना,
किसी भी डायग्राम में, हटा दिया। ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा क्या है? ग्रेनुलोसा का ही मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, अदर सिनोनिम है, एक वर्ड हो गया ग्रेनुलोसा। अब अपन देखें और क्या है। जोना प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या है? जोना पेलिसुडा है, बिल्कुल है, ठीक है, वो तो जोना पेलिसुडा रहेगी जो प्राइमरी फॉलिकल में फॉर्म है। यहाँ क्या है? थिका लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो सेकेंडरी फॉलिकल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोले थिका लेयर का फॉर्मेशन कहां होता है? तो आप कहोगे सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। थिका लेयर क्या है? थिका लेयर क्या है कि देखिए अंदर की तरफ तो क्या है? थिका इंटरना है। तो थिका इंटरना तो क्या है? सेलुलर है। थिका इंटरना तो क्या है? सेलुलर है। इनको तो थिका इंटरना को किसने बनाया है? सेल्स ने। ये सेल्स की लेयर है, ठीक है। और ये थिका इंटरना हार्मोन रिलीज करती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है। किसके स्टिमुलेशन से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है? ये थिका इंटरना। ये थिका इंटरना एफएसएच के स्टिमुलेशन के कारण हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा? एस्ट्रोजन। इतनी बात समझ में आई। और जो थिका एक्सटर्ना है बाहर की तरफ, ये क्या? फाइबर्स की लेयर है। ये क्या है? फाइबर्स की है। ये क्या? ए सेलुलर है। जैसे जोना पेलिसुडा ए सेलुलर है, वैसे थिका एक्सटर्ना भी क्या है? फाइबर्स की बनी हुई है, ये ए सेलुलर है। तो थिका लेयर फॉर्मेशन होती है कहाँ? फर्स्ट टाइम सेकेंडरी फॉलिकल में। और थिका लेयर के दो पार्ट है, थिका एक्सटर्ना फाइबर्स की बनी हुई, थिका इंटरना सेल्स की बनी हुई सेलुलर लेयर है। थिका इंटरना रिलीज एस्ट्रोजन हार्मोन ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ एफएसएच। आई थिंक ये समझ में आ गया हो गया। ये ब्लड वेसल्स वगैरह आप छोड़ो, ठीक, ये बात हुई। मेम्ब्रेना मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा छोड़ो, आप ग्रेनुलोसा ध्यान रखना। तो ये बात, तो सेकेंडरी फॉलिकल का क्वेश्चन क्या हो गया? थिका लेयर फॉर्मेशन क्या होती है? सेकेंडरी फॉलिकल में। थिका लेयर के कितने पार्ट होते हैं? थिका एक्सटर्ना, थिका इंटरना। थिका एक्सटर्ना क्या है? ए सेलुलर। थिका इंटरना क्या है? सेलुलर। थिका इंटरना रिलीज एस्ट्रोजन हार्मोन ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ एफएसएच, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था वहां पीछे कि जो प्यूबर्टी से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने प्राइमरी फॉलिकल एंटर करते हैं? तो 6 to 10, ठीक है। ये कब तक चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल? प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक। और ईथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या 6 to 10 प्राइमरी फॉलिकल एंटर करेंगे? ये क्या है, अपन आगे बात करेंगे। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ, सेकेंडरी फॉलिकल क्लियर? बिल्कुल। चलिए अब हम ऋषिका आगे चलते हैं, अतुल आगे चलते हैं, भाई रोहित, ठीक, सब समझ में आ गया आपको। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं क्या? टर्सरी फॉलिकल का। टर्सरी फॉलिकल की बात करें तो ये देखिए कि टर्सरी फॉलिकल में दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। एक तो ये फर्स्ट ये कि टर्सरी फॉलिकल में, ये लीजिए मैंने लगा दिया है, एंट्रम का फॉर्मेशन होता है। कोई बोले फर्स्ट टाइम एंट्रम का फॉर्मेशन कहां होता है? आपको टर्सरी फॉलिकल। एंट्रम का फॉर्मेशन कैसे होता है कि ग्रेनुलोसा सेल, इसको अपन तो ओनली ग्रेनुलोसा कहेंगे, ये लीजिए बेसमेंट मेम्ब्रेन हटाओ, तो ग्रेनुलोसा सेल है, ठीक है। तो ये ग्रेनुलोसा जो सेल्स है वो स्पिटरी नेचर की हो जाती है यहाँ, और ये सिक्रेशन रिलीज करती है। तो ये सिक्रेशन क्या है? धीरे धीरे एक जगह एक्यूमुलेट होने लग जाता है। इसे हम क्या एंट्रम कहते हैं। एंट्रम मतलब केविटी। तो कोई पूछे फर्स्ट टाइम एंट्रम फॉर्मेशन वेयर, तो आप कहोगे टर्सरी फॉलिकल। ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना। कोई बोले थिका लेयर फर्स्ट टाइम फॉर्मेशन वेयर, तो आपको कहना है सेकेंडरी फॉलिकल। दो क्वेश्चन हो गए। थर्ड सॉरी A1 क्वेश्चन हो गया एंट्रम का। सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो ये, थिका लेयर का फॉर्मेशन तो होता है कहाँ? सेकेंडरी फॉलिकल में। पर थिका लेयर मोर ऑर्गेनाइज्ड
थीका एक्सटर्ना और इंटरना में होती है कहाँ? टर्शियरी फॉलिकल। ये देखिए मोर ऑर्गेनाइज कौन? थीका लेयर। एंसेटिम देवा थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, मतलब ये क्लियर कट विजिबल हो जाती है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में। थीका लेयर मोर ऑर्गेनाइज्ड इनटू थीका एक्सटर्ना एंड इंटरना वेयर, तो आप होगे टर्शियरी फॉलिकल में। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। एंट्रम में जो फ्लूइड मिलता है उसे फॉलिकुलर फ्लूइड कह देते हैं, ठीक है। और ये थीका फॉलिकुलाई छोड़ो आप, फॉलिकुलर फ्लूइड आपको ध्यान रखना, लिक्विड फॉलिकुलाई दे रखा ना, ये इसकी जगह क्या? फॉलिकुलर फ्लूइड। ये लो, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एंट्रम में क्या है? फॉलिकुलर फ्लूइड है, ये आपको ध्यान रखना। दैट्स ऑल, इजी हो गया। अब ये थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना ये किसके पार्ट है? ये थीका लेयर के पार्ट। ये बात होगी। ब्लड वेसल्स छोड़ो, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा छोड़ो, ग्रेनुलोसा को कहते हैं, और जोना पेलुसिडा क्या है? तो टर्शियरी फॉलिकल में क्या है? प्राइमरी ओसाइट, उसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा, फिर क्या? ग्रेनुलोसा है। ये बात हो गया। और यहाँ टर्शियरी फॉलिकल में जो थीका लेयर है वो मोर ऑर्गेनाइज्ड होगी, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में क्लियर कट विजिबल हो गई है। और यहाँ मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ फर्स्ट टाइम एंट्रम फॉर्म होती है, ठीक है। तो एंट्रम या कैविटी फर्स्ट टाइम कहाँ मिलती है? तो आप कहोगे टर्शियरी फॉलिकल। और दूसरा, थीका लेयर मोर ऑर्गेनाइज्ड कहाँ? टर्शियरी फॉलिकल में। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया टर्शियरी फॉलिकल। कमेंट बॉक्स में बताओ। ऋषिका, नंदिनी, बिल्कुल, चले आगे। ठीक है, सुरभि, मोहम्मद नवाजिश, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब अपन बात करते हैं किसकी? मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल। मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल की। मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल कॉल्ड एज ग्रेफिन फॉलिकल। मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल को हम क्या कहते हैं? ग्रेफिन फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। ये आप डायग्राम देखिए, फिर आपको बता। चलिए, तो अब अपन आते हैं यहां। अब क्या आप देखोगे कि जो एंट्रम कैविटी स्मॉल साइज था, उस एंट्रम कैविटी का साइज क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि जो ग्रेनुलोसा थी किसकी बनी हुई है? फॉलिकुलर सेल्स की, उनकी स्क्रीटरी नेचर इंक्रीज हो जाती। तो ये पहला पॉइंट, जो एंट्रम है उसका साइज इंक्रीज हो, ठीक। सॉरी, दूसरा पॉइंट, अब तक क्या है? जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल में जो oocyte है वो सेंटर में था। अब क्या है कि यहाँ फॉलिकल का साइज क्या है? बढ़ गया है। तो oocyte क्या है? एक किनारे पर प्लेस हो गया है, तो इसे कहते हैं इसेंट्रिकल। कौन? oocyte। ये दूसरा पॉइंट हो गया। oocyte क्या है? इसेंट्रिकली प्लेस हो गया, एक किनारे पे प्लेस हो, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एंट्रम साइज। दो। तीसरा क्या है कि ये देखिए कि जीएनआरएच रिलीज होता है प्यूबर्टी पे, हो रहा है। अब एफएसएच एलएच रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 11 टू 14 डेज पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 11 टू 14 डेज पे, ठीक है, एफएसएच और एलएच का सीक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। एफएसएच और एलएच का सीक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसे हम कहते हैं एफएसएच एलएच सर्ज। एफएसएच
और LH का सीक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसे अपन कहते हैं FSH LH सर्ज। FSH का सीक्रेशन कम अमाउंट में, उतना ज्यादा अमाउंट में नहीं बढ़ता, LH है वो मेनी टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। मैं आगे बताऊंगा आपको हार्मोन्स में, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, ये देखिए FSH LH सर्ज दिया मैंने इधर। इसके कारण क्या है कि जो अरेस्टेड मियोसिस फर्स्ट है, MI का मतलब क्या है, अरेस्टेड मियोसिस, ठीक है, फर्स्ट। ये लिख देता हूं मैं आपको, ये पूरा लीजिए। MI का मतलब ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि अरेस्टेड मियोसिस फर्स्ट कंप्लीटेड वेयर, तो आपको कहना है क्या, ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। टर्सरी फॉलिकल में कंप्लीट हो जाता है। कौन सी टर्सरी फॉलिकल में कंप्लीट होता है, मैच्योर टर्सरी फॉलिकल, और मैच्योर टर्सरी फॉलिकल कॉल्ड एज ग्रेफियन फॉलिकल। तो हम इसे कह देते हैं क्या, कि अरेस्टेड मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट का होता है ग्रेफियन फॉलिकल। ये क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान, ठीक है। ये आगे अब क्या है कि जो ग्रेनुलोसा है, ये देखिए किनारे पे ग्रेनुलोसा है, ये आज ग्रेनुलोसा कहां चले, ये रहा, ये देखिए किनारे पे ये जो पूरी लेयर है वो क्या ग्रेनुलोसा है। इनको ग्रेनुलोसा सेल्स कह दिया, या हम कह दें खाली ग्रेनुलोसा, हम तो ग्रेनुलोसा वर्ड यूज करते हैं। तो कोई कहे FSH और LH सर्ज में FSH का सीक्रेशन कम क्यों होता है, क्योंकि ये ग्रेनुलोसा इनहिबिट रिलीज करते हैं, जो FSH के सीक्रेशन को इनहिबिट कराते हैं। क्यों कराते हैं, आगे मैं बात करूंगा। तो वैसे ही आपने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर्टोली सेल इनहिबिन रिलीज करती है, तो वो इनहिबिन किसके सीक्रेशन को इनहिबिट करा रहा है, FSH के। तो FSH LH बढ़ तो बहुत ज्यादा रहे हैं, FSH है वो अपने अमाउंट से 2-3 टाइम्स, और LH है वो अपने अमाउंट से क्या 6 to 10 टाइम्स बढ़ रहा है। तो FSH इतना ज्यादा क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये ग्रेनुलोसा सेल इनहिबिन रिलीज करा रही है, तो ये इनहिबिन FSH के सीक्रेशन को इनहिबिट कराता है। तो आप ऑलवेज ध्यान रखें कि इनहिबिन मेल हो या फीमेल, किसके सीक्रेशन को कम कराएगा, FSH के, ठीक है। ये आगे अपन और बात करेंगे, इतनी बात होगी। अब ये जो ग्रेनुलोसा है, जो ग्रेनुलोसा इस प्राइमरी साइड तो अब सेकेंडरी साइड में बदल गया है, तो जो ग्रेनुलोसा इस सेकेंडरी साइड के चारों तरफ मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, कुमुलस ओफोरस कहते हैं। क्या कहते हैं, कुमुलस ओफोरस कहते हैं। और सेकेंडरी साइड के चारों तरफ जोना पेलिसुडा है, वो तो प्राइमरी साइड के चारों तरफ भी था, सेकेंडरी साइड के चारों तरफ भी है, वो तो रहेगा ही। अब क्या होता है कि जब ये सेकेंडरी साइड, ठीक है, ओवुलेशन के टाइम पे ओवरी से निकल के ओविडक्ट में आता है, तो ये जो कुमुलस ओफोरिकस है ये कोरोना रेडिएटा बनाता है। ये कोरोना रेडिएटा है ना, ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है। कौन, कोरोना रेडिएटा। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कौन है, जोना पेलिसुडा। प्राइमरी क्यों है, क्योंकि इसको प्राइमरी oocyte ने फॉर्म किया, oocyte फॉर्म करे वो प्राइमरी। और ये कुमुलस, ये कोरोना रेडिएटा सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि इसे ओवरी फॉर्म कर रही है। क्यों, क्योंकि ये ग्रेनुलोसा सेल है जो अब सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ है, इसे कुमुलस ओफोरस कह दिया। ये कुमुलस ओफोरस ही जब क्या ओवरी से बाहर आती है, सेकेंडरी oocyte विद कुमुलस ओफोरस, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा, इसे कोरोना रेडिएटा। इतनी बात समझ में आई, ये सेकेंडरी oocyte है ही, ठीक। अब क्या आपको एक बात और, कि अब ये जो सेकेंडरी oocyte है वो ये बार वाली ग्रेनुलोसा से, ये देखिए बार वाली जो ग्रेनुलोसा है ना, ये वाली, इस बार वाली ग्रेनुलोसा से एक छोटे स्टैंड से कनेक्टेड होती है, एक छोटा स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होती है। ये देखिए ये स्टैंड जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं जम हिल या डिस्कस प्रोलीजिरस। इसे हम क्या कहते हैं, जम हिल या डिस्कस प्रोलीजिरस। तो ये क्या है, ग्रेफिन फॉलिकल के कुछ पॉइंट है, आपको ध्यान रखना। कितनी बात हुई, अब मैं बता देता हूं आपको, दोबारा रिपीट कराता हूं।
एंट्रम का साइज इंक्रीज हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट। जो oocyte है वो इसेंट्रिकली प्लेस हो जाता है किनारे पे, 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, oocyte के चारों तरफ जो ग्रेनुलोसा मिलता है उसे कुमुलस ऊफोरस कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, ये oocyte किनारे वाली जो ग्रेनुलोसा से कनेक्टेड है एक क्या स्ट्रैंड जैसी स्ट्रक्चर से, उसे जम हिल या डिस्कस प्रोलीजेरस कहते हैं। जम हिल या डिस्कस प्रोलीजेरस, 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या है, एफएसएच एलएच सर्ज है। वो एफएसएच एलएच सर्ज क्या है, यही सबसे मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्राइमरी oocyte में जो अरेस्टेड मियोसिस फर्स्ट होता है उसे कंप्लीट कराता है। तो यहाँ क्या है कि प्राइमरी oocyte बदल जाती है सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी फर्स्ट में। तो ग्रेफिन फॉलिकल में मिलेगी क्या, सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी फर्स्ट है वो डीजनरेट हो जाती है। तो को मुझे अरेस्टेड मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीटेड वेयर, तो आपको विद इन ग्रेफिन फॉलिकल। ये सभी पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताए, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बात करें, बेसमेंट मेम्ब्रेन छोड़ देना आपको। ये जो लाइटिक एंजाइम है, तो ये लाइटिक एंजाइम क्या है, ये ग्रेनुलोसा रिलीज करते हैं। किस लिए रिलीज करते हैं ये मैं आगे बताता हूं आपको। अब बताइए, ग्रेफिन फॉलिकल समझ में आया? यस, क्लियर हुआ, एकदम ओके। ठीक है, तो ये यहां तक ग्रेफिन फॉलिकल के बारे में बात होगी। ठीक, अब हम करते हैं आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या आगे। अब देखिए कि ये ग्रेफिन फॉलिकल है, ये डायग्राम में ग्रेफिन फॉलिकल है, ठीक है। अब ये ग्रेफिन फॉलिकल क्या है कि यहां रप्चर्ड होती है, तो ये क्या रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल है, जिससे क्या है ये सेकेंड oocyte क्या आता है, बाहर आता है। सेकेंड oocyte क्या है, बाहर आता है। मैंने बता रखा आपको, लैंग्वेज की कन्वीनियंस के लिए क्या है, सेकेंड oocyte को ओवम वर्ड यूज करें, बाहर आ रहा है। तो बोलिए ये सेकेंड oocyte जो बाहर आ रहा है ओवुलेशन के टाइम पे, तो ये ओवरी से निकल के कहां जाएगा, ओविडक्ट में आ जाएगा। तो इस ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर कैसे होती है ये अपन बात करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि जो यहां ये जो एंट्रम में जो फ्लूइड होता है जिसे फॉलिकुलर फ्लूइड कहते हैं, ये प्रेशर जनरेट करता है। ये क्या है, प्रेशर जनरेट करता है। एक तो ये पहली बात। दूसरा क्या है, एलएच है। जो एलएच है वो क्या करता है, इन ग्रेनुलोसा सेल को स्टिमुलेट करता है। तो ये ग्रेनुलोसा सेल लाइटिक एंजाइम का सिक्रेशन करती है। मेनली एलएच है वो इन ग्रेनुलोसा सेल को स्टिमुलेट करता है, तो ये क्या रिलीज करती है, लाइटिक एंजाइम। कौन सा लाइटिक एंजाइम, कोलेजिनेज। तो जो कोलेजन फाइबर है उनको ये कोलेजिनेज एंजाइम है वो क्या करेगा, डिसोल्व कर देगा। तो यहाँ कोलेजन फाइबर कहाँ है, कोलेजन फाइबर यहाँ जो थीका एक्सटर्ना मिलती है, जो थीका एक्सटर्ना मिलती है वो क्या है, कोलेजन फाइबर की तो बनी होती है। इस थीका एक्सटर्ना को ये लाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, डिसोल्व कर देंगे, पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिलती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिलती है, उसको क्या है कि ये कोलेजिनेज एंजाइम क्या कर देंगे, डिसोल्व कर देंगे, क्योंकि ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी क्या है, फाइबर्स की बनी हुई है। तो अब क्या है कि ग्रेफिन फॉलिकल में ये जो फॉलिकुलर फ्लूइड है एंट्रम का, वो तो प्रेशर जनरेट करता है, और जो कोलेजिनेज एंजाइम है वो थीका एक्सटर्ना को डिसोल्व कर देते हैं और ट्यूनिका एल्बुजिनिया को डिसोल्व कर देते हैं। तो ये जैसे क्या है, ओवरी है जैसे, तो यहाँ क्या है, ये पोर हो जाता है सर, ओवरी में एक छोटा पोर हो जाता है,
इसी से क्या है ये सेकेंड यूसाइट क्या है बाहर आता है, कि प्रेशर जनरेट हो जाता है फॉलिकुलर फ्लूइड द्वारा, और ये लाइटिक एंजाइम थीका एक्सटर्ना और ओवरी की ट्यूनिक एल्बुजिनी को डिसॉल्व कर देते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या है रप्चर हो जाती है, और इसका सेकंड यूसाइट प्रेशर से ओवरी से बाहर आ जाता है, और बाहर कौन कलेक्ट कर लेता है इनको, ओविडक्ट की फिमरी कलेक्ट कर देती है। तो ये ओवुलेशन के टाइम होता है, ठीक है। तो ओवुलेशन कौन सा हार्मोन कराता है, एलएच हार्मोन है वो ओवुलेशन कराता है। कैसे कराता है कि वो ग्रेनुलोसा से लाइटिक एंजाइम रिलीज करा रहा है, और वो लाइटिक एंजाइम क्या थीका एक्सटर्ना और ट्यूनिका एल्बुजिनिया को डिसॉल्व करा रहा है, और साथ में क्या है कि फॉलिकुलर फ्लूइड है वो प्रेशर जनरेट करता है, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाती है, और ये सेकंड यूसाइट प्रेशर से बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये ओवुलेशन हुआ, इस प्रकार ये ओवुलेशन होता है। अब क्या है कि हमें पता है कि जो ओवुलेशन होता है वो अल्टरनेट होता है। 1 मंथ तो क्या है कि 1 ओवरी, और सेकंड मंथ क्या है कि ये सेकंड ओवरी। वो इसलिए होता है कि 1 मंथ में यहाँ जो ये पोर बना है ओवरी में से स्टिग्मा कहते हैं, तो ये क्या है कि 1 मंथ क्या है इसमें रिपेयर होगी, तो नेक्स्ट मंथ क्या है इस ओवरी के द्वारा 1 मंथ लेफ्ट ओवरी द्वारा, और नेक्स्ट मंथ क्या राइट ओवरी के द्वारा ओवुलेशन होता है। इसलिए ओवुलेशन क्या है अल्टरनेट होता है, 1 मंथ 1 लेफ्ट ओवरी, 1 मंथ क्या राइट ओवरी, कैसे भी कह सकते हैं आप। इतनी बात समझ में आई कि ओवरी को क्या रिपेयर का टाइम मिल जाता है, ठीक। अब ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल फॉर्मेशन हुई है, ये देखिए रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल फॉर्मेशन हुई है, तो ओवरी क्या वेस्कुलर, इसमें क्या ब्लड वेसल्स मिलती है, तो इस ग्राफियन फॉलिकल के चारों तरफ जो कैपिलरी होती है वो रप्चर हो जाती है, और इनका ब्लड इसमें एंटर हो जाता है, ठीक है। तो एंटर हो जाता है और कुछ ब्लड क्या एक्यूमुलेट हो जाता है। तो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल की नेक्स्ट स्टेज को हम कहते हैं क्या, कॉर्पस हेमरेजिकम। या कॉर्पस हेमोरेजिकम भी कह देते, ठीक है। ये एक शॉर्ट इंटरमीडिएट स्टेज है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें जो जो ब्लड होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसका मेटाबॉलिज्म होता है, और वो हीमोग्लोबिन है वो बदल जाता है किसमें, ल्यूटिन पिगमेंट में। वो हीमोग्लोबिन किस में बदल जाता है, ल्यूटिन पिगमेंट में। जो ब्लड क्लॉट हो जाता है अंदर, तो वो हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म होता है वो बदल जाता है ल्यूटिन पिगमेंट में। तो अब क्या है कि इस कॉर्पस हेमोरेजिकम है, तो यहाँ जो ग्रेनुलोसा सेल है वो ल्यूटिन पिगमेंट को एक्यूमुलेट कर लेती है, इन ल्यूटिन पिगमेंट को एक्यूमुलेट कर लेती है। तो इन ग्रेनुलोसा सेल को हम क्या कहते हैं, ल्यूटिन सेल्स, ठीक है। और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस लूटियम। और ये ल्यूटिन सेल ही क्या है, मेनली हार्मोन रिलीज करती है, कौन सा, स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन हार्मोन, और लार्ज अमाउंट में क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो मेनली कॉर्पस लूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। ये यहाँ मैंने बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं अपने, ग्राफियन फॉलिकल हो गया, फिर आपको ओवुलेशन बता दिया मैंने, ठीक है। फिर आपको मैंने कॉर्पस हेमरेजिकम बता दिया, फिर कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन बता दिया। अब कॉर्पस लूटियम है वो एलएच के कारण क्या रिलीज कर रहा है, क्या स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन और लार्ज अमाउंट में क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब क्या कि दो कंडीशन होगी कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये कॉर्पस लूटियम क्या है 9 मंथ तक मिलेगी टिल प्रेगनेंसी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाए, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो, तो कॉर्पस लूटियम क्या है कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉर्पस एल्बिकेंस में। कॉर्पस एल्बिकेंस क्या है, कॉर्पस लूटियम का रेमिनेंट है, डिजेनेटेड कॉर्पस लूटियम कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकेंस। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये लीजिए। अब इसके कॉर्पस लूटियम क्या बात करते हैं, यहां देखिए कॉर्पस लूटियम क्या है, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। शॉर्ट टाइम के लिए कॉर्पस लूटियम फॉर्म होती है, ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। ये रिलीज करती है सीक्रेट हार्मोन, कौन से हार्मोन रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन लार्ज अमाउंट में, एस्ट्रोजन स्मॉल अमाउंट में। इसके अलावा रिलीज करती है ये इनहिबिन।
इनहिबिन किसके सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा? एफएसएच के। तो आपको ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन तो ध्यान रखना, इनहिबिन की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपको ध्यान रखना है रिलैक्सिन। ड्यूरिंग एंड ऑफ प्रेगनेंसी रिलैक्सिन जो रिलीज करती है वो कौन रिलीज करते हैं? कॉर्पस लुटियम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रिलैक्सिन क्या करेगा? पार्चुरेशन में हेल्प करेगा। प्लेसेंटा भी रिलीज करता है रिलैक्सिन और कॉर्पस लुटियम भी रिलीज करती है। ठीक है, ये आ जाए कि ओवरी रिलीज रिलैक्सिन सही है क्योंकि ओवरी में क्या है? कॉर्पस लुटियम है। ठीक, तो ये 3 हार्मोन आपको प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन ध्यान रखना है। अब अपन आ जाए थोड़ा सा और आगे। ठीक है, कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है। तो 28 डेज की है तो बोले कॉर्पस लुटियम में फॉर्मेशन कब होती है? तो आप कहोगे कॉर्पस लुटियम है वो 14th डे पे फॉर्मेशन होती है। कॉर्पस लुटियम है वो 14 डे पे फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट से 14 क्या मिलता है? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल मिलता है। तो कॉर्पस लुटियम कब मिलेगी? 14 पे। और 14 से 28 तक क्या मिलेगा? ये कॉर्पस लुटियम ही मिलेगा। तो कॉर्पस लुटियम 14 पे मिलती, तो बोले कॉर्पस लुटियम मैक्सिमम डेवलप कब होती है? तो कॉर्पस लुटियम मैक्सिमम डेवलप 22nd पे होती है। और कॉर्पस लुटियम मेनली कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है? कॉर्पस लुटियम मेनली क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अब क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन हो गया। अब क्या है कि ये अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो 99% तो फर्टिलाइजेशन होता नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या देगा? नेगेटिव फीडबैक देगा। तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या देगा? नेगेटिव फीडबैक देगा। तो जिससे क्या है? जीएमएच, एफएसएच, एलएच का सिक्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब एलएच का सिक्रेशन कम हो जाएगा तो कॉर्पस लुटियम को मेंटेन कौन कर रहा था? एलएच। एलएच ही तो कॉर्पस लुटियम को रेगुलेट या मेंटेन कर रहा था। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को मेंटेन कौन कर रहा है? एफएसएच। कॉर्पस लुटियम को मेंटेन कौन कर रहा है? एलएच। तो जब एलएच का सिक्रेशन भी कम हो जाएगा 22nd के बाद ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, तो कॉर्पस लुटियम मेंटेन नहीं रहेगी। तो 23rd ऑनवर्ड, 23rd के बाद क्या है? ये कॉर्पस लुटियम में डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट 5 डे में कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो गए किसमें बदल जाएगी? कॉर्पस एल्बिकेंस में। तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? 28 डेज की होती है। 14th पे तो कॉर्पस लुटियम फॉर्मेशन होती है। अब वो फॉर्मेशन के बाद 9 डेज तक बनी रहती है। तो 14 + 9 कितना हुआ? 23rd। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लुटियम से रिलीज होने वाला एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इनमें से मेनली प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देगा क्योंकि वो हेवी अमाउंट में है। इसके कारण मेनली एफएसएच, एलएच दोनों कम होंगे। पर ड्रास्टिकली तेजी से कम कौन होगा? एलएच। तो एलएच कम होगा तो वही तो कॉर्पस लुटियम को मेंटेन कर रहा है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एलएच कॉर्पस लुटियम का डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा 23rd से। और डीजनरेशन कितने दिन में कंप्लीट होगा? 5 डे में। तो 23rd + 5 क्या हो गया? 28। तो 28 पे क्या मिलेगा? कॉर्पस एल्बिकेंस मिलेगा। ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब अपन बात करें आगे। ये प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देता है, पता आपने? ठीक है, और जो प्लेसेंटा है वो 4 मंथ में बनता है, ये लिखा हो और कुछ नहीं है। प्लेसेंटा कितने मंथ में? 4 मंथ में, पता आपने? अब हम बात करें किसकी? कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये देखिए, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो अब इसकी बात करें। अगर फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट हो तो क्या? तब कॉर्पस लुटियम 9 मंथ तक कैसे बनी रहेगी? इसके बारे में अपने बात करते हैं। ये आप बात समझनी है आपको। ठीक है, अब देखिए कि मैंने आपको सेकेंडरी oocyte का सर्वाइवल टाइम बताया था 2 डेज।
24 से 48 आवर बताया था। और सेकेंडरी oocyte रिलीज कब हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? 14 को, ठीक है, 14 को रिलीज हो रही है। तो फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस है वो सबसे ज्यादा कब है? 14 और 15 को। फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज्यादा कब है? 14 और 15 को, ठीक है। तो फिर 14 + 7 = 21, इसका मतलब क्या है? इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन मैंने आपको बताया था कि अगर ओविडक्ट के एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो जाए तो जाइगोट बन गए, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट है वो मोरुला में बदलता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट में बदलता है। और ब्लास्टोसिस्ट क्या है? यूट्रस के फंडस पार्ट पे इंप्लांट होती है, कनेक्ट होती है फंडस पार्ट पे, इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के कितने दिन के बाद होता है? 7 डेज के बाद होता है, ये आपको जानना। इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद होता है? 7 डेज। तो अगर 14 को फर्टिलाइजेशन हुआ है तो इम्प्लांटेशन कब? 21। अगर 15 को फर्टिलाइजेशन हुआ है तो इम्प्लांटेशन कब? 22। ये बात आई, ठीक है। तो ये इम्प्लांटेशन की बात करें, इतनी बात हुई, ठीक है। तो अब अपन देखें कि इम्प्लांटेशन क्या है? ब्लास्टोसिस्ट का होता है। किस स्टेज का होता है? ब्लास्टोसिस्ट का। ये ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम दे रखा है। ये किसका डायग्राम दे रखा है इधर? ब्लास्टोसिस्ट का। तो ये तो क्या है? इनर सेल मास है। ये इनर सेल मास तो आगे फिटस बनाएगी। और इसके बाहर की तरफ क्या है? ये ट्रोफोब्लास्ट है। बाहर वाली लेयर को क्या है? ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और ये ट्रोफोब्लास्ट फ्यूचर में क्या बनाता है? प्लेसेंटा बनाता है। इनर सेल मास है वो तो फिटस का फॉर्मेशन करेगा, और ट्रोफोब्लास्ट फ्यूचर में क्या बनाएगा? प्लेसेंटा। ये ट्रोफोब्लास्ट रिलीज करता है एक हार्मोन जिसका नाम क्या है? एचसीजी। एचसीजी का मतलब है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। क्या मतलब है इसका? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो ये लिखा टेक ओवर एलएच। ये एचसीजी है वो एलएच के फंक्शन को टेक ओवर करता है। कैसे करता है? देखिए, फिटस है यूट्रस में और वो प्लेसेंटा द्वारा कनेक्टेड है। तो इस, ठीक, तो एनसीईआरटी में लिखा है कि प्लेसेंटा रिलीज एचसीजी, और मैंने यहां लिख दिया ट्रोफोब्लास्ट रिलीज एचसीजी। बात एक ही है, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट रिलीज करेगा क्या? एचसीजी करना स्टार्ट कर देता है 21st पे ही, और इंटायर प्रेगनेंसी की एचसीजी रिलीज होता है। बाद में ये क्या है? ट्रोफोब्लास्ट बदल जाता है प्लेसेंटा में, तो प्लेसेंटा एचसीजी रिलीज कर ही रहा है। तो अब ये एचसीजी है तो फिटस से मदर के ब्लड में जाता है, और मदर की ओवरी में जाके ये कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करता है। मदर की ओवरी में जाके कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करता है। क्यों मेंटेन करता है? क्यों? क्योंकि 22 के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा तो होगा ही, तो वो तो नेगेटिव फीडबैक देगा ही देगा। वो तो प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देगा ही, फर्टिलाइजेशन हो या ना हो। ना हो तब तो क्या है? एलएच कम हो जाएगा और ये कॉर्पस लुटियम डिजनेट होके कॉर्पस एल्बिकस में बदल जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो एलएच कम नहीं होगा। एलएच कम क्यों? सॉरी, जो फर्टिलाइजेशन हो जाए तो एलएच क्या है? कम नहीं होगा। क्यों नहीं कम होगा? क्योंकि जो अब, सॉरी, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बिल्कुल इजी फॉर्म में बता रहा हूं, ठीक है? एक मिनट। अब क्या है कि 22 पे आप दोबारा आ जाइए, या दोबारा समझिए। 22 पे कॉर्पस लुटियम का साइज मैक्सिमम है, और यहां क्या है कि प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन क्या है कि मैक्सिमम है। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो 23rd ऑनवर्ड ये प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देगा। तो इससे क्या है? जीएनएच, एफएसएच, एलएच का सिक्रेशन कम होगा, और सिग्निफिकेंटली एलएच है उसका अमाउंट क्या है कि काफी कम होगा।
तो अब LH क्या कि कम हो गया, तो LH क्या है कि कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करता है, तो LH नहीं है, तो ये कॉर्पस लुटियम डिजेनेट हो गया, क्या नेक्स्ट 5 डेज में कॉर्पस एल्बिकस में बदल गई। ठीक है, अब क्या है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए तब भी प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देगा, और GNH, FSH, LH है, इन तीनों का अमाउंट क्या रहेगा, लो रहेगा। तो बोले अब कॉर्पस लुटियम डिजेनेट क्यों नहीं होगी? अब कॉर्पस लुटियम डिजेनेट इसलिए नहीं होगी कि 21 को जो इम्प्लांटेशन हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट का, तो ये ट्रोफोब्लास्ट रिलीज करती है क्या, HCG। वो HCG क्या करता है, कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करता है। तो LH कॉर्पस लुटियम को मेंटेन कब से कब तक करता है, 14 से लेके 23 तक। और HCG मेंटेन कब करता है, 23 से या 21 से इंटायर प्रेगनेंसी। क्योंकि अब LH का फंक्शन लेने के लिए एक नया हार्मोन आ जाता है जिसे अपन कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये क्या करेगा, अब मेंटेन करेगा किसको, कॉर्पस लुटियम को। और कॉर्पस लुटियम हेवी अमाउंट में रिलीज करती रहेगी प्रोजेस्टेरोन और एंड स्मॉल अमाउंट में क्या, एस्ट्रोजन। अब आप नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोनल लेवल आर, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, ये तो दोनों क्या है, हाई लेवल है। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, मेनली नेगेटिव फीडबैक देता है। तो ये देखिए GNH, FSH, LH तीनों का अमाउंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या रहता है, लो रहता है। इसीलिए तो क्या है, GNH, FSH, LH तीनों का अमाउंट लो रहता है। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, सॉरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहती है, क्योंकि जो FSH हार्मोन का लेवल लो है तो वो नए प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट ही नहीं करता। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, सीज हो जाती है, बंद हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बोले फिर कॉर्पस लुटियम है, उसको मेंटेन कौन करता है, उसको कॉर्पस लुटियम को इम्प्लांटेशन से मेंटेन करता है कौन, HCG। वो किसका काम करता है, LH का। और वो कब तक मेंटेन करता है कॉर्पस लुटियम को, एंड ऑफ प्रेगनेंसी तक। ठीक है, अब ये बात समझ में आई, आप कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर। तो LH कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करेगा ओनली 14 से 22 या 23 तक। ठीक है, और HCG ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कहे कॉर्पस लुटियम को कौन मेंटेन करता है, तो आपको ऑलवेज आंसर देना है HCG। HCG क्या करता है, कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करता है। और ये HCG तो ड्यूरिंग अपन कहते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट में कौन सा हार्मोन यूज लिया जाता है, ये HCG क्या है कि प्रेगनेंसी टेस्ट में यूज लिया जाता है, क्योंकि HCG क्या है, वी अमाउंट में रिलीज होता है। तो ठीक है, तो यूरिन की ड्रॉप क्या है कि जब प्रेगनेंसी टेस्ट जो स्लाइड होती है उस पर डालते हैं तो कलर चेंज हो जाता है, इसको इससे पता चल जाता है फीमेल क्या प्रेग्नेंट है। तो HCG यूज इन प्रेगनेंसी टेस्ट, ये हम आगे बात करूंगा इसकी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे फैट ऑफ कॉर्पस लुटियम की। तो फर्टिलाइजेशन है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो कॉर्पस लुटियम विल डिजेनेट आफ्टर 9 डे ऑफ इट्स फॉर्मेशन, मतलब 23 के बाद, और कॉर्पस एल्बिकस बदल जाती। कॉर्पस लुटियम किस में बदल जाएगी, कॉर्पस एल्बिकस में। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो कॉर्पस लुटियम विल बिकम स्टेबल टिल पार्चुरेशन बाय HCG। ठीक है, अब अपन आते हैं इस पे। तो यहाँ ये जो ओवरी में मैंने आपको स्टेजेस बताई हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस हिमरेजिकम, कॉर्पस लुटियम और कॉर्पस एल्बिकन्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल अपना कौन सा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इनके बारे में, सभी के बारे में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में दोबारा बताऊंगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या है, oogenesis, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी आ ही जाता है, और थर्ड आता है क्या, हार्मोनल। तो वहां oogenesis, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी और हार्मोनल रेगुलेशन, इनको तीनों को कलेक्ट करते हैं तब टॉपिक बनता है अपना क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इनके बारे में स्लाइटली थोड़ा, इन सभी स्टेज के बारे में नेक्स्ट क्लास के बारे में अपन स्टडी करेंगे।
और नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे टॉपिक नेचुरल साइंस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा दिविशा, ऑफलाइन क्लास में मिलोगे हैं? ठीक है, ओके बाय।